जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार पे। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बीपीएससी 17th की तैयारी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार से बीपीएससी 69th का एग्ज़ाम हुआ है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, इसके क्वेश्चन में जो बदलाव हुए हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रीलिम्स के जो प्रश्न पूछे गए उसमें 60 और 40 का रेशियो है। 60-40 करने का मतलब है 60-40 का जो रेशियो है, कहने का मतलब है 60% जो है वो यूपीएससी है और 40% बच गया है बीपीएससी। अब जो है इसको कवर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि जो जिस प्रकार से मेंस की तैयारी में बदलाव हुए हैं, क्योंकि पिछले साल से ही मेंस में निबंध आ गया है। दूसरी बात कि मेंस के क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आया है, तो इसको कैसे टैकल किया जाए। तीसरी बात कि जो पीसीएस की तैयारी अब जो रही है, जैसे अब यूपी पीसीएस की बात कर लें, यूपी पीसीएस जो है कहीं ना कहीं वो यूपीएससी के नज़दीक है और बीपीएससी उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है, समझ गए। अब बात आती है कि जो बच्चे हैं, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि बीपीएससी वही है जो पिछले 5-6 सालों पहले था। अब वो नहीं रहा, समझ गए। आप अगर क्वेश्चन की प्रकृति को उठाकर देखेंगे, जो भी बच्चा अगर सीरियसली तैयारी कर रहा है, वो अगर क्वेश्चन की प्रकृति को उठा के देखे कि आज का प्रश्न और पिछले 3-4 सालों का प्रश्न, यानी कि 67, 66 का, 65 का या फिर 67th का भी आप प्रश्न उठा के देख लीजिए, तो इसमें आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। अंतर क्यों दिखेगा? क्योंकि बीपीएससी में इतना बदलाव हुआ है और बच्चे अभी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। सलाहकार जो हैं, हम टीचर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टीचर अच्छे होते तो रिजल्ट हर कोचिंग संस्थान से होता। जहां 10,000 लड़के पढ़ रहे हैं वहां भी रिजल्ट 1 ही 2 है। इसका मतलब है कि उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो रही। अगर बच्चे को हम ट्रेंड करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल पढ़ाई होगी। ये मैटर मेरा नहीं है कौन क्या कर रहा है, मेरा मैटर ये है कि आपको जागरूक करना है कि तैयारी आखिर में करनी कैसी है जो हमको सिलेक्शन तक पहुंचाए। देखिए, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लगता है ना। कोई अगर मतलब एक गांठ बांध लेता है मन में या फिर सर पे कफन बांध के घर से निकलता है कि हम तो भाई अब जाएंगे और कल एग्जाम देंगे, परसों सिलेक्शन हो जाएगा, तो मतलब 1000 में 1-2 होते हैं, हो भी जाता है। लेकिन जो सिविल की तैयारी है वो किताबों की तैयारी नहीं है, आपकी विशेषज्ञता किताबों पर हासिल करने की तैयारी नहीं है। वो तैयारी है समग्र नॉलेज की, वो तैयारी है आपके अंदर व्यवहारिक विकास का। और व्यवहारिक विकास का अर्थ ये नहीं है कि हम किताबों पे लेक्चर दें, हम टॉपिक पे लेक्चर दें, नहीं। समग्र नॉलेज का या व्यवहारिक विकास का मतलब ये है कि आप विषय के, टॉपिक के दर्शन को समझिए, टॉपिक के फिलॉसफी को समझिए। बीपीएससी ये नहीं पूछता है आपसे कि देखिए कि जितना भी ट्रेडिशनल प्रश्न है उसके, है ना, ट्रेडिशनल प्रश्न वो नहीं पूछते। अब धीरे धीरे उनका जो है मतलब कि खत्म हो गया काम। आप देखिए, पिछले साल ही एक प्रश्न पूछा था मेंस में कि राष्ट्रपति एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति है, एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है जिसके घर वाले उसकी बात नहीं मानते। तो ये क्या है? एक व्यवहारिक प्रश्न है, समझिए। जिसको उस राष्ट्रपति के टॉपिक पर पकड़ होगा, उस पर व्यवहारिक सोच पकड़ होगा, वो व्यक्ति इस क्वेश्चन को करेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब जो है आपने देखा होगा कि बिहार पीसीएस में जितने भी प्रश्न आते हैं, लगभग कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न को छोड़ दिया जाए, जैसे इतिहास के, कुछ कल्चर के प्रश्न हैं, कुछ और जगह से प्रश्न आते हैं, तो इस प्रश्न को छोड़ दें तो आपको दिखेगा कि मतलब रेडिकल चेंजेज हैं, मतलब बहुत बड़ा बदलाव है। और अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभी बदलाव की शुरुआत है, बदलाव अभी और होने वाले हैं। क्योंकि अब चाहिए, देखिए, दिनों पर दिन पढ़ने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, नॉलेज गेन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, सोचने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो अब एग्जाम जो है रट्टा मार करके एग्जाम निकालने का अब समय नहीं रहा।
अब जो है आपको व्यवहारिक नॉलेज का विकास प्लस उसके इम्प्लीकेशन दोनों साथ में लेकर के चलने का विषय रहा। आप आसानी से अभी किसी भी एग्जाम को निकाल नहीं सकते। लेकिन अब बात आती है, जैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि सब लोग से पूछिए, जो भी लोग क्वालिफाई किए या फिर नहीं क्वालिफाई किए, टीचर से पूछ लीजिए, उनसे आप पूछिएगा तो एक ही बात बताएंगे कि आप जो है बढ़िया से लिखिए, आप अच्छे से लिखिए। अरे भाई, कॉपी लिख के दिखाइए। मेरा अपना मानना है कि भाई बच्चे के दिमाग में कुछ रहेगा तब तो कुछ लिखेगा। बचपन से कभी कुछ लिखा नहीं और अचानक आज उसको लिखना है तो लिखेगा कैसे और लिखेगा क्या, बता भी दीजिएगा। जैसे नॉर्मल सा कि राष्ट्रपति के कार्य लिखना है, एक आसान प्रश्न है, तो राष्ट्रपति के कार्य आप बता भी दीजिए कि फलना फलना, इसके जो फलना फलना कार्य, न्यायिक कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, इसके और भी प्रशासनिक कार्य हैं, मतलब बहुत सारे कार्य हैं राष्ट्रपति के। तो इतना बता देने से बच्चा थोड़ी लिख लेगा। और बच्चा को भी लगता है कि हमको इतना मोटा नोट्स मिल गया तो हम कर लेंगे। नहीं, वो होगा ही नहीं जब तक बच्चों के अंदर में शब्द का विकास नहीं होगा, एप्रोप्रिएट शब्द का विकास नहीं होगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। क्योंकि राइटिंग थोड़ा टफ चीज़ है, हम इस पे बाद में आएंगे राइटिंग क्या है नहीं है। लेकिन पहले मैं बता दूं कि 17th बीपीएससी कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर आपको 69 जो है लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, यानी कि कट ऑफ से नीचे लगभग 80 समथिंग से ऊपर हैं, अगर ओबीसी में हैं तो 80 के ऊपर हैं, 80 के ऊपर हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी बनता है इस बार कि हो जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चन था, इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल हैं। अब उसको क्या करता है बीपीएससी वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, स्तरीय प्रश्न हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने चाहिए वो वैसे प्रश्न हैं। और जिनसे नहीं हो रहा है, उनको कठिन लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी किताब को थोरोली नहीं पढ़े हैं। थोरोली का मतलब आधोपांत पढ़ जाना। अगर आप किसी भी किताब को आधोपांत पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन पकड़ाएगा। क्वेश्चन नहीं पकड़ाने की कोई मतलब आप कह सकते हैं कि कोई यही नहीं है, मतलब क्लू ही नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे वो? यूपीएससी वाले कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? तो पैटर्न तो वही है। देखिए कि अब एक पेज में मात्र 4 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो भाई आधा पेज का है, मतलब उसके जो ऑप्शन देखेंगे आप तो मतलब सेम यूपीएससी के 2013, 14, 12, 11 के जो प्रश्न आते थे, आप उससे मिलाइएगा, लगभग प्रश्न आपको वहाँ से मिलता हुआ दिखेगा, मतलब उसी पैटर्न से मिलता हुआ दिखेगा आपको प्रश्न। इसका मतलब क्या? इसका मतलब संकेत ये है कि आने वाले समय में प्रश्न और बदलेंगे। देखिए इस बार बिहार का तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ ही कर दिया, और बिहार से अगली बार क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन होगा। वो तो चूंकि बिहार हमारा ग्रामीण इलाका है, इसलिए वो अभी भी ऑब्जेक्टिव पर अटका हुआ है, मतलब सीधे मतलब कि ये फलना का आंसर फलना है ऐसे वाला। नहीं तो अगर थोड़ा विकसित इलाका होता तो थोड़ा सा जितना जल्दी मॉडिफाई हो रहा है, ये 90% क्वेश्चन को वो मतलब क्या कह सकते हैं कि वो 2-3 लाइन का बना देते हैं। तो अब इतने बड़े चेंजेज को झेलने के लिए 70वीं बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी में आपके अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है? क्या करेंगे जो पीटी भी निकल जाए और मेंस भी निकल जाए? लेकिन हाँ एक बात और भी कि अगर कोई प्रीलिम्स की तैयारी करता है इस स्तर का, उसका मेंस की तैयारी खुद ब खुद होता चलेगा। अब होता कैसे चलेगा, इसको भी ध्यान में रखिए। होता इसलिए चलेगा क्योंकि जहां प्रीलिम्स के लिए अब तैयारी थोरोली करना है, यानी कि तैयारी जो है आधोपांत करना है, एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। पहले जो टॉपिक अवॉइडेड होता था, जो टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करते थे, अब वो टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। लगता था कि पहले लूसेंट पढ़ के, स्पीडी पढ़ के, ऐसे जो तुच्चे क्लास का जो वन लाइनर होता है उसको पढ़ करके हम लोग एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन अब तो समय आ गया है कि आपको पॉलिटी के प्रश्न सोल्व करने के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। इतिहास के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको तीनों जो फॉर्म मतलब जो है तीनों इतिहास जो होता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, वो अलग अलग किताब पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अब लोग मॉडर्न के लिए आप पढ़ते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या फिर बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं,
जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़िए। एंशंट के लिए आप पहले तो सतीश चंद्र आप पढ़ते थे, एंशंट के लिए अब उस तरीके का कोई बुक है नहीं कि एक मतलब सब कुछ उसमें हो। सॉरी, एंशंट के रामशरण शर्मा पढ़ते थे पहले, रोमिला थापर पढ़ते थे। अब तो एंशंट के लिए कुछ इस तरीके का है नहीं। एंशंट से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता। एंशंट के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मेडिएवल के लिए आप बहुत सारे हैं, इम्तियाज़ अहमद को पढ़ लीजिए, या फिर और भी मेडिएवल में आता है, जैसे कि अब उतना जैसे हम लोग ऑप्शनल हुआ करता था इतिहास, तो उस समय जो है ऑप्शनल में हम लोग पढ़ते थे या तो इम्तियाज़ अहमद को, या तो फिर हम लोग पढ़ते थे जो है एक हैं ये क्या कह सकते हैं कि सतीश चंद्र, फिर एक और भी राइटर हुआ, 3-4 राइटर हमारे क्या हुआ करते थे, तो उसको हम लोग पढ़ते थे। लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जिनका ऑप्शनल है वो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं, दोनों में तैयारी हो जाएगी, ऑप्शनल भी और यहाँ पे प्रीलिम्स में भी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आपने देखा कि मेडिएवल मॉडर्न को थोड़ा कल्चरल एंगल से देखते हैं, तो मॉडर्न जो है वो अच्छे से तैयारी करना है, अब मॉडर्न को आधोपान तैयारी करना है। उसी प्रकार से देखिए कि इकोनॉमिक्स की प्रकृति इतनी बदली है, इकोनॉमिक्स प्रश्न पूछने की प्रकृति इतनी बदली है कि आपने देखा ही होगा, वो सीधे सीधे लाइन उठा करके इन्होंने पेस्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जो है, जो हम लोग अवॉइड करते थे केवल कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के चल जाएंगे, अब वहाँ से भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब जो है, या तो रमेश सिंह पढ़िए, या तो IC धिंगरा पढ़िए, या तो आप लाल एंड लाल पढ़िए, कुछ पढ़िए लेकिन पढ़ के जाइए, ठीक। अब बिल्कुल थोरोली अध्ययन पढ़ के जाइए। अब आप सोचेंगे कि तुक्का लगा के चले जाएंगे, तो वो भी नहीं। देखिए साइंस का जो है प्रकृति, ये पिछले 2-3 एग्जाम से, 2-3 जो टेन्योर एग्जाम हुआ है, सॉरी टेन्योर नहीं करना चाहिए, 2-3 एग्जाम हुआ है, उसमें साइंस की प्रकृति बदली नहीं है। साइंस वही जो है, आप अगर घटना चक्र कोई लगा के जाता है साइंस में, तो अभी भी वही प्रकृति है। और ये UPSC में भी लगभग वही प्रकृति बना रहता है, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछते हैं साइंस में। और बाकी बचिया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को पकड़ने के लिए अब एक दिवसीय मैगजीन पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपरली विजन पढ़ के जाने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे मैगजीन हैं, अब जो लोग तैयारी करते हैं उनको सबको पता है कि मैगजीन की तो बाढ़ है, लेकिन ऑथेंटिक मैगजीन कौन है, क्लियर मैगजीन कौन है, तो उसमें से निकल के एक ही आता है, वो है विजन, है ना। विजन पढ़ के जाइए, आपको चीज़ें पकड़ा जाएंगी। हाँ, वन लाइनर के लिए भी मार्केट में बहुत सारा मैगजीन उपलब्ध है, तो आप 2 मैगजीन, चूँकि एग्जाम के समय एक मैगजीन जरूर वन लाइनर पढ़ के जाइए, बाकी जो है विजन को कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, विजन को जो पढ़ते हैं उनके पास दोनों चीज़ क्लियर हो जाती है, मेंस का पर्सपेक्टिव भी क्लियर हो जाता है और प्रीलिम्स का भी पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है, अगर नोट्स बनाते हैं तो। नहीं तो आप तो उसको फिर पढ़ते रहिए, मतलब एक एक मैगजीन 150-150 पेज का आता है, तो पढ़ते रहिए, उससे आपका जो है लंबा खींच जाता है। तीसरी बात आती है कि अब देखिए, चूंकि हमने एक चीज देखा, हाँ देखिए, कि पीटी तो है, पीटी जो अभी भी है 150 मार्क्स का, ठीक है, इसमें नेगेटिव भी है, नेगेटिव है, तो पीटी पर तो लगभग आपने चर्चा कर लिया। अभी भी कटअप जो है 60, अगर हम 9th की बात करें, 69th की बात करें, तो जनरल का जो कटअप है लगभग 88 से मेरे हिसाब से 95 के बीच में जिनका है वो उनका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति काफ़ी बदली है। और जो UPSC में लगे हुए हैं उनके लिए चांस बड़ा अच्छा है इसमें, क्योंकि उनका एक ही शिकायत होता था कि जो क्षेत्रीय थोड़ा उनसे कवर नहीं होता था, तो ये चीज़ें इसमें क्षेत्रीय कम हुआ तो उनके चांसेस बढ़ गए। दूसरी कि जो OBC में है ना, OBC में है, तो उनका जो है लगभग 85 से 91 के बीच में हमने रखा हुआ है कि इसमें जितना है लगभग 90 के बीच में है, तो उनका OBC वाले का हो जाए। उसी प्रकार से SC का आप देख सकते हैं कि वही 80 से 85 के बीच में आप रखिए इनको, क्योंकि
क्वेश्चन के स्तर काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन के स्तर काफ़ी अच्छे। पिछले बार जो कट ऑफ रहा था लगभग उसी के लमसम में कट ऑफ रहेगा, है ना। तो इस पे एक बार आप जो है देख मिला लीजिएगा कि कितना किनका आ रहा है। और देखिए अब आ रहा हो या ना आ रहा हो, कट ऑफ में है या फिर नहीं है। 70 जो है आपका 70वीं बीपीएससी है, वो तो लगभग आने ही वाला है, वो तो आने ही वाला है। तो उसके लिए भी टाइम में नहीं है, क्योंकि अब ये जो है आपका 70, क्योंकि कल से 30 सितंबर से जो एग्ज़ाम हुआ है उस दिन से आपका 90 दिन शुरू हो गया है, तो 4 दिन ऐसे भी ऑलरेडी घट गया है, आपके 86 दिन बचे हैं। तो 86 दिन में आपको पूरा मेंस प्रिपेयर करना है। तो जिनका लग रहा है कि होगा वो भी, और जिनका नहीं लग रहा है कि मेरा लगता है नहीं होगा, सस्पिशन में है, लेकिन मेंस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप मेंस में क्या लिखेंगे तो पहले से तैयारी अगर कर ली होगी तो आपको पता ही होगा कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दा हम लोग का है 17th बीपीएससी। 70 ये जो 70 बीपीएससी है इसको कैसे हम क्लियर करें। तो देखिए पहली बात आती है प्रीलिम्स का। तो पीटी के लिए मतलब कुछ भी मत पढ़ लीजिए, कोई ये कह दे आंख बंद करके कि हम ये दे रहे हैं, हम ये कह देते हैं ये पढ़ लो, तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि अब 17th बीपीएससी में लगभग अभी 8 से 9 महीने का टाइम है। अब इतने टाइम में आपको करना ये है कि जो भी पढ़ो, जो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फलाना पढ़ लीजिए। देखिए अगर जो लड़का तैयारी कर रहा है ना, जो मतलब कभी किताब नहीं पढ़ा या फिर कभी कहीं कोचिंग नहीं करा, उसके लिए देखो बात यह है भाई कि कोचिंग वाले और जो गाइड आपको कर रहे हैं, ठीक है, उनसे एक बात ज़रूर पूछिए, ठीक, कि आप हमको ईमानदारी से बताइए कि तैयारी आखिर में कैसे हो। क्योंकि किसी भी संस्थान को आप पकड़ लीजिएगा तो आपकी तैयारी पूरी थोड़ी हो जाएगी। किसी भी संस्थान को पकड़ने से तैयारी नहीं होती है, समझ गए। तैयारी के लिए आप में व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। इतिहास आपको केवल पढ़ा देने से इतिहास में क्वेश्चन थोड़े सोल्व हो जाएगा आपसे। इतिहास में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ना, क्योंकि प्रकृति बदल रहा है, क्वेश्चन के पूछने के तरीके बदल रहे हैं, क्वेश्चन के सोल्व करने के तरीके बदल रहे हैं। तो आप सीखिए इससे, 69 से आप सीखिए कि कहां कहां पर हमें दिक्कतें हो सकती है। हमने जो क्वेश्चन को एनालाइज किया है तो हमें पता लगा कि देखिए बच्चों में जो है फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उस एंगल से उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। सोचने वाली बात इसे देखिए ना भाई कि बिहार में कल जातीय जनगणना आउट हुआ। अब इससे क्या प्रश्न बनेगा? पीटी के प्रश्न, मेंस के प्रश्न, जो टीचर इस पे प्रश्न फॉर्म करके बता दे क्लासरूम में कि इस प्रकार से जातीय जनगणना से इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। 10 प्रश्न आप बनाइए जातीय जनगणना से, कैसे बनेंगे? जैसे मैं प्रश्न कोशिश करता हूं, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जातीय जनगणना से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए क्योंकि बिहार में ये जो ट्रेडिशन रहा है बीपीएससी में कि जाति आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, कि जैसे बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। इसी को उलट देगा कि हाल में हुए बिहार में जातिगत जनगणना से बिहार की राजनीति में क्या बदलाव हो सकते हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ ले कि जातीय जनगणना राजनीतिक व्यवस्था के लिए कितना उचित है। तीसरा प्रश्न पूछ ले कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना ने पूरे देश में राजनीतिक चरित्र को बदलने की कोशिश की है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या फिर ऐसे पूछ ले कि हाल में होने वाले चुनाव पर बिहार में हुई जातिगत जनगणना का क्या असर होगा, क्वेश्चन पूछ ले। देखिए क्वेश्चन पूछने के अगर आपके पास एंगल पता है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो हम कभी मेंस पे पर चर्चा करेंगे कि मेंस की प्रकृति कैसे होगी, मेंस के क्वेश्चन राइज कहां से होंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इस बार हिट लिस्ट में रहेगा, इस बार जो मेंस होगा 69th का, इसमें जातिगत जनगणना से क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और भी क्वेश्चन रहेगा, एक जो INDI ये इंडिया अलायंस जो है, गठबंधन की सरकार जो है, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे,
ठीक है, इससे भी अगर हमसे बोलेगा तो 15-20% लगातार हम फॉर्म कर देंगे। क्वेश्चन फॉर्म तभी होगा जब उसमें से आंसर निकल के आएगा। खैर छोड़िए, हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब पीटी के लिए क्या करना है, जो जिनको 769 पीटी में दिक्कतें हुई या फिर वो चाहते हैं कि आगे हम 70 के लिए हम तैयारी करें, तो करेंगे क्या। देखिए अगर कहीं संस्थान में है, जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो आपको गाइड करे, सच्चाई बताए सिविल सर्विसेज का, कि सच्चाई ये है कि हम लोग मतलब नॉर्मल तरीके में क्या है कि ये भी पढ़ लीजिए, 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 सब कुछ पढ़ लीजिए। तो सब कुछ पढ़ लेगा भाई, तो मतलब उसके पास टाइम कहाँ है सब कुछ पढ़ने का, सब कुछ पढ़ने का टाइम है कहाँ। तो उसको ये बताओ कि छोड़ना क्या है, ये छोड़ करके ये पढ़ लीजिए बस। देखो जितना लिमिटेड चीज़ों को रखोगे उतना जल्दी सफलता मिलेगी, समझ गए, वही बात यहाँ पर है। लेकिन हाँ, लिमिटेड चीज़ें इतना ही रखना है जहाँ तक क्वेश्चन हम पकड़ सके। सबसे पहले क्वेश्चन को सामने रखिए, जिस भी चीज़ की तैयारी करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं है, तैयारी अधूरी है, समझ गए। अब आइए यहाँ पे कि अब पीटी की तैयारी हो कैसे, प्रारंभ कैसे, शुरू कैसे करें। तो देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन की प्रकृति कैसी है। अगर प्रकृति के बारे में जानकारी है तो सीधे विषय पे आ जाइए। अच्छा, अब जिस प्रकार से बीपीएससी में बदलाव हुआ है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव हुआ है, मेंस के क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव हुए हैं, इससे हमें यह पता लगता है कि अब किसी भी किताब को एक बार नहीं, कम से कम एग्जाम आते आते 4 से 5 बार आधो उपांत पढ़ना है। किसी भी किताब को आप पढ़ रहे हो, आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को ही पढ़ रहे हो, तो उसी को हमको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है। अगर 4 से 5 बार आधो उपांत नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पकड़ाएंगे। ठीक, देखिए शॉर्टकट किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता, समझ गए न। देखो कहा जाता है ना कि न, मतलब अधूरा जानने से बेहतर है आप न जानो। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे शॉर्टकट पढ़ के काम नहीं होगा। आपको कम से कम कोई भी किताब आप पकड़े हो, चाहे मॉडर्न इंडिया के लिए आप इसका आता है दृष्टि का क्विक बुक आता है, उसको ही क्यों ना पकड़ लिए, या फिर इसका एक आता है बौद्धिक प्रकाशन का परीक्षावाणी का भी, वो भी मॉडर्न इंडिया के लिए अच्छी किताब है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप आधोपांत पढ़ो। पॉलिटी के लिए सब लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत तो खैर बाइबल है, तो वो आप आधोपांत उसको पढ़िए। उसी प्रकार से आप जो है इकोनॉमिक्स, जो भी आपको लगता है, अगर एसएन लाल तक पहुंच है वहां से उसको आप पढ़ लीजिए। सबसे अच्छा अभी माना जाता है शॉर्टकट में आईसी धिंगरा जो है बढ़िया किताब है, तो उसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए, आईसी धिंगरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप जो है लूसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई पीटी। अच्छा मेंस, अच्छा पीटी में एक बात और ये है कि पीटी जो है आपका, वो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। करंट तो करेंगे ना, तो करंट अफेयर्स का वेटेज है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम जो सलाह देंगे कि सालों भर आप विजन पढ़िए, सालों भर आप विजन पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। देखिए एक विजन को रखिए, एक उसके बगल में इनसाइट का भी हिंदी में वो भी आता है, इनसाइट का भी मैगजीन आता है ना, वहाँ से कुछ चीज़ें देख लीजिए। सबको डाउनलोड कीजिए, तो नेट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। उसी प्रकार से एग्जाम नियर आए, नज़दीक में आ जाए ना, तब कोई एक वन लाइनर मैगजीन उठाइए और पढ़ डालिए। क्योंकि अब जो है क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है उसमें वन लाइनर की ज़रूरत नहीं है, वो बीच से क्वेश्चन उठा कर डाल देते हैं। देखिए चैट जीटीपी में जीटीपी का मतलब क्या है, तो ये चीज़ें जैसे अभी ओपेनहाइमर पे जो आई थी मूवी, तो इससे भी बीच में से क्वेश्चन निकाल। तो इस पूरी चीज़ों को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तो बीच से क्वेश्चन पकड़ाएंगे ही नहीं आपको। ये तो हो गए प्रीलिम्स। मेंस के लिए क्या करना है? अब मेंस कोई एक दिन का खेल नहीं है, ना बच्चों का खेल है ना। अब हमने आपको बताया कि इस बार जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन आसान तो होने वाले नहीं है, और मेंस के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आसान नहीं होंगे। तो मेंस के लिए क्या करना होगा कि किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको गहराई से पढ़ो, उसके सारे एंगल को टटोलो कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात कि आप एंगल टटोल भी लीजिएगा तो लिखने की कोशिश तो करना पड़ेगा, लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा आपका।
और एक चीज़ कम से कम अभी तक तो सही है कि बीपीएससी कुछ ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। जैसे इतिहास में कुछ चीज़ें जो है 3 ही 4 कला उठाता है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, ठीक है। अच्छा, कुछ जो बड़े बड़े ऑथर हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, गांधी हो गए, इनको उठा लेता है मे भी। अच्छा, अब यहाँ भी बदलाव ला सकता है। तो यहाँ बदलाव क्या ला सकता है? तो यहाँ बदलाव लाने की जो गुंजाइश बचती है वो ऐसे हो सकता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन कर दे। जो एक 38 नंबर का या 40 नंबर का क्वेश्चन उनका जो होता है उसको वो 3 भाग में बांट दे, 4 भाग में बांट दे, तब क्वेश्चन में बदलाव हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मे भी आने वाले समय में हमें लगता है कि मेंस के लिए भी 300 नंबर के 3-4 क्वेश्चन लिखवा लेंगे वो। ऐसे 4 क्वेश्चन लिखने का मतलब वो नहीं है कि अभी जो पूछता है पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहता है, लिखना अनिवार्य है। हो सकता है कि उसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो 3-4 क्वेश्चन डाल दे, तो ये तकलीफ देह हो सकता है। यहाँ इसके लिए आप 600 वर्ड के लिए भी और 300 वर्ड के लिए भी, दोनों के लिए आप तैयार रहिए। 200 वर्ड के लिए, 150 वर्ड के लिए आप तैयार रहिए कि जो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, थर्ड में आता है अब निबंध। निबंध जो कि बहुत मजबूत, बहुत बड़ा टॉपिक है। मजबूत क्या कह सकते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है। लोग कहते हैं कि निबंध बस ऐसे ही हो जाता है। निबंध ऐसे नहीं होता। निबंध जो है आपके ओवरऑल अगर विषय पे समझ है, अगर ओवरऑल विषय पे पकड़ है, तभी आप निबंध लिख सकते हैं, अन्यथा आपसे निबंध होगा ही नहीं। अब सोचिए ना भाई कि फिलोसफिकल निबंध को कोई जो है कैसे टैकल कर सकता है। अच्छा, उसमें निबंध वो क्या करते हैं कि 2-3 निबंध जो है वो पूछ लेते हैं क्षेत्रीय भाषा में, मैथिली, वो पूछ लेते हैं जो है उधर क्या कहते हैं अंगिका भाषा में पूछ लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भाई ये इसका अर्थ क्या हो। जब अर्थ ही नहीं समझ पाइएगा तो उसको कैसे टैकल करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में दूसरा ट्रांसलेशन नहीं होता है, नहीं, इंग्लिश में भी उसी को एज इट इज डाल देते हैं वो, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। तो निबंध जो है ओवरऑल अच्छे समझ पर ही डिपेंड करता है। आप अगर आप मेंस में अच्छा पकड़े तो निबंध आपका अच्छा ऑलरेडी रहेगा ही। निबंध क्या, निबंध एक सोच है, ठीक है, सोच करके निकाल लेना है। दूसरी बात है कि निबंध के लिए 2-3 काम और करना पड़ेगा। एक कि आप जो है हर दिन 1-2 आर्टिकल जरूर पढ़िए। जैसे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का आर्टिकल पढ़िए, एक जनसत्ता का आर्टिकल पढ़िए। इससे 2 चीज़ हो जाएगा, जीएस में भी आपको फायदा होगा, निबंध में भी फायदा होगा। अच्छा, निबंध का कोई इस प्रकार का किताब नहीं आता। जो इतने भी किताब आते हैं मार्केट में हैं वो निबंध जो पहले पूछे गए हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जो है निबंध के लिए नए नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। तो अभी एक देखिए, अभी एक हिंदी के लिए मैगजीन आता है, उसका नाम है आजकल करके, उसको भी आप ले सकते हैं। उसको भी 2-3 निबंध लिखा होता है, हर महीने आता है, मंथली वाइज आता है। तो उसको आप एक ले करके देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, तब जा करके वो चीज़ें क्लियर होती है। और बाकी आता है अंत में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भाई जो ओवरऑल आपने जीएस के लिए पढ़ा है, जीएस पीटी के लिए पढ़ा, मेंस के लिए पढ़ा, उसी का समग्र नॉलेज जो है इंटरव्यू है। हाँ, उसमें थोड़ी सी ये चीज़ें, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे बात की जाती है, कैसा पर्सनालिटी होना चाहिए। वो तो कहीं भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वो आप 2-3 दिन में आपको ट्रेंड करके उस तरीके का बना देते हैं, सिखा देते हैं। ऐसे भी आप यूट्यूब पर दुनिया भर के निबंध के जो है वो पड़े होते हैं ना वीडियो, तो उसको भी देख करके आप सीख सकते हैं। जो इतना चीज़ सीख सकता है, पीटी मेंस लिखना सीख सकता है, तो वो भी एक्टिंग करना सीख सकता है। निबंध में कोई खास, सॉरी, ये इंटरव्यू में नॉलेज के साथ साथ में थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम होता है। लेकिन अब उसके लिए ये नहीं कि आपने एज छोड़ देना है, आप हंसना छोड़ देना, रोना छोड़ देना है, गाना छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। जो कमजोरी है वही आपके लिए हथियार बन जाता है इंटरव्यू में। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति हंसमुख प्रवृत्ति का है, जो हमेशा मतलब उसके दांत निकले रहते हैं, हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, वो उसका इंटरव्यू खराब हो जाता है। या फिर जो मतलब थोड़ा सा ये रहता है, उसके लिए इंटरव्यू नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू आप जो जिन्युइन है वही दिखिए, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हाँ, विषय पे, चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए। आँख, नाक, कान, गला खोल के रखिए और फिर जो है आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो ये रहा, ये पूरी तरीके से तैयारी इसी प्रकार से होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चूँकि आज के लिए सेशन इतना ही है, फिर से हम लाइव आएंगे रात 8 बजे और इस पे हम चर्चा करेंगे कि आगे और क्या होना चाहिए। तब तक के लिए आप लोग जो है मस्त रहिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। और लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।